दोस्तों तैयार हो जाओ एक ऐसे गेस्ट के लिए जिनकी प्रेजेंस से सिर्फ टीआरपी नहीं बढ़ती, सच भी बढ़ता है। She is fiery, fearless and unfiltered. जिनकी आंखों में स्पार्क है और जुबान पे full on sass. The one and only Gulfam Khan Hussain. तो गुलफाम, प्लीज वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। Thank you so much. Welcome to Lights Camera Musti Gulfam. Thank you so much. अच्छा 20-25 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में और 20 साल हो गए आपको टीवी इंडस्ट्री में। इतने लंबे टाइम में जेन्युइन फ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ी या फिर ब्लॉक लिस्ट बढ़ी है, बताइए। Well, it's surprising जैसे आजकल हो रहा है, मैं देख रही हूँ, पर मेरी कोई ब्लॉक लिस्ट ही नहीं है। I have never blocked anyone. Seriously. और ये मेरी फिलॉसफी रही है। एक तो मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता और दूसरा मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती हूँ, क्योंकि दुनिया का ही फलसफा ये रहा है कि कोई भी परमानेंट दोस्त या कोई परमानेंट दुश्मन होता नहीं। कभी भी कहीं भी किसी की भी जरूरत आपको और सामने वाले को पड़ सकती, तो ऐसा ना हो कि उस वक्त आप मौके पर उसके काम ना आए तो फिर आप ही उस खला के साथ, उस रिग्रेट के साथ जिएंगे। तो वो रिग्रेट रखना ही नहीं है, इसलिए मैं किसी को ब्लॉक ही नहीं करती। हाँ, ऐसे नहीं कि दिक्कतें नहीं आई दोस्ती में या मुश्किलें नहीं आई या किसी से बातचीत बंद नहीं हुई, वो तो फिर इनह्यूमन ही हो गया, या तो बनावटी हो गया। और उतना बनावटी तो अब तक मुझे बनने में पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी। आई एम वेरी ऑन द फेस पर्सन। तो दिक्कतें आई हैं, मुश्किलें हुई हैं, दोस्तियां टूटी हैं, लेकिन फिर भी मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया। They say never, you should never burn your bridge. You know, कोई Exactly. Even if the bridge is burnt, at least don't let the water dry up. You might need a boat. Yeah, never know. Yeah. Right. Exactly. यार वो मैंने महसूस भी किया, हमने साथ में काम किया है गहना शो में और मैंने महसूस किया यू वर वेरी केयरिंग। और जितने भी हम सब एक्टर्स थे या टेक्नीशियंस थे, जो भी लोग थे, उनके सबके हिसाब से किसकी क्या चॉइस है क्या नहीं, उसके हिसाब से आप उनके लिए कुछ कुछ चीज़ कभी कभी लेके आती थी। तो मतलब मैं ये सोचती थी कि मतलब कैसे कर पाती है, बिकॉज नॉर्मली लोग इतना नहीं ध्यान देते हैं, लोग सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करके ही बस कि हो गया चलो डन एंड डन। बट आपका ऐसा था कि यू आर वेरी केयरिंग फॉर एवरीबॉडी। ये कैसे पॉसिबल कर पाती हैं आप? This is possible only because of two people in my life, my mother and my father both. तो मेरे पापा जब रात में आते थे रोज, ही वाज अ बिजनेसमैन, तो उनकी एंटीक वॉचेस की शॉप थी, तो वो शट करते थे तो वो 3 थैलियां लाते थे। एक घर के लिए, यानी उसमें ड्राई फ्रूट्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, दूसरे खाने की चीजें होती थी। एक नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं सोसाइटी के, उनके लिए, और एक नेबर्स के लिए। तो 3 थैलियां आती थी। तो एक बहुत फनी इंसिडेंट है कि एक मतलब हम लिफ्ट में चढ़े तो हमारी बिल्डिंग के 2-3 बच्चे तो छुट्टियों में आते हैं नानी के वहाँ, मासी के वहाँ, वैसे बच्चे थे। अब एक दूसरे को बोल रहा है, गुजराती में बोल रहा है कि देन आई गॉट होल्ड ऑफ द चिल्ड्रन। आई सेड क्या बोल रहे हो आप लोग मेरे पापा के बारे में? बोलते मैंने इनको बोला था हमारे बिल्डिंग में सेंटा क्लॉज रहते हैं, ये मान नहीं रहा था। माय माउथ वाज रेड एंड उनकी दाढ़ी थी और सफेद बिल्कुल, और वो कभी बाल डाई नहीं करते थे, तो सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, वो सफेद कपड़ों में निकलते थे और वो बिल्कुल लाल थे। तो मैंने देखा तो एक्चुअली मेरे पापा सेंटा क्लॉज मैं इमेजिन कर पा रही हूँ। और क्योंकि वो इतनी सारी चीजें लाते थे शाम को कि बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि सेंटा क्लॉज है, इसीलिए लास्ट फ्लोर के रहते हैं और वहाँ कोई बच्चा नहीं जाता और हमें नहीं पता, पर ये ऊपर रहते हैं और ये लिफ्ट में कहीं से आते हैं और दिस इज देयर चिमनी। सो इट इज वेरी फनी। बट हाँ, उन दोनों से ही मिला है मुझे। इनफैक्ट मेरी मम्मी की डेथ बहुत जल्दी हो गई और वी वर सरप्राइज कि उनकी जब डेथ हुई तो उनकी जो लास्ट जर्नी होती है उसमें हमारे गली के फकीर तक आए थे, यानी जो मांगने वाले होते हैं वो तक आए थे। तो माय फादर वाज ओवरवेल्म्ड और उन्होंने आके कहा कि मैं, ये औरत जो बहुत कम बात करती थी, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग आ जाएंगे इसकी मैयत में। एंड उन्होंने ये कहा मेरे पापा से कि वो हमसे हमेशा पूछती थी कि पैसे तो मिल गए, तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं। सो वो खाना जो होता है ना, वो इंसान के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। इंसान 2 वक्त की रोजी के लिए बहुत कुछ करता है और अगर आपने सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखा तो आपको किसी की लाइफ डिसलाइक अगर पता चल जाए या आपको किसी का ये पता चल जाए कि उसके घर में सब कुछ ठीक है ना, आपका सिर्फ इतना कहना ही इंसान के लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो मैंने अपने माँ बाप से सीखा और वही नेचर मेरा भी। वो बोलते भी ना, a way to man's person's heart is through his stomach. Right, true. And it is the fact, भले ही कुछ भी हो जाए। there was one more friend of mine और वो बहुत बड़े बिल्डर थे उस वक्त। हाँ, बहुत सारे कैश के डीलिंग्स होते थे। उन्होंने मुझे 2:30 बजे रात को फोन किया, बोले गुलफाम मुझे भूख लगी है।
तो आई वाज सरप्राइज कि इतना बड़ा बिल्डर है भाई, कहीं भी खा सकता है। तो कहने लगे मैं सुबह से कैश लेके घूम रहा हूँ और मैं कहीं गाड़ी पार्क भी नहीं कर सकता ओह क्योंकि इतना कैश है। स्केर्ड, हाँ. और मैंने बोला 2:30 बजे रात को, और ये उस वक्त की बात है जब जोमेटो और रात भर खुलने वाली रेस्टोरेंट्स नहीं होते, तो मैं किसको फोन करूं, और मेरे ख्याल आया कि सिर्फ गुलफाम के घर में 2:30 बजे रात को मुझे गरम गरम खाना मिलेगा। सो इट वाज इट्स जस्ट समथिंग, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसा कुछ कर पाती हूँ कि लोगों को अच्छा लगता है। चलो अभी हमें भी मालूम पड़ गया रात को 2:30 बजे आपके यहाँ खाना मिलेगा. 24 घंटे में कभी ऑर्डर है मेरे पास। गुलफाम, आपने बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिए हैं, क्यों? सो ऐसे नहीं कि ऐसे पर्टिकुलर टारगेट था कि इनका काम आएगा तो मैं ना बोलूंगी, पर कई मर्तबा आपको एक रोल कहा जाता है और उस रोल में आपको कहीं नहीं दिखता है कुछ होता हुआ। अब आप स्टेज से हो और आप ने इतनी एक्टिंग की है कि आपने अपने आप को जितना हो सके उतना प्रिपेयर किया। देखिए 100% एक्टिंग तो कोई एक्टर कोई नहीं बनता, इट इज अ वेरी 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 लॉन्ग वेरी टीडियस जर्नी। लेकिन कई बार आप रोल सुनते हो और आपको ऐसा लगता है कि इस रोल में कुछ है ही नहीं, अगर ये ब्लिंक एंड मिस रोल है या ये ऐसा रोल है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टोरी लाइन को। ऐसे नहीं कि मैंने छोटे रोल नहीं किए, आप कैलाश मूवी उठा के देख लीजिए, मेरा 2.5 सीन है उसमें, मेरे 2.5 सीन है उसमें बैरली, लेकिन पूरी फिल्म में जो कैरेक्टर का प्रेजेंस है वो इतना हावी है कि आपको पता चलता है कि दिस कैरेक्टर टेक्स द स्टोरी फॉरवर्ड। जब वो नहीं होता तो फिर मैं कहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच। खुशी बहुत होती है कि बड़े प्रोड्यूसर्स से कॉल आए, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से फोन आए हैं, बड़े डायरेक्टर्स के वहां से फोन आए, लेकिन जब करने को कुछ नहीं होता तो रादर देन लिविंग विद रिग्रेट देन आई लेट गो। Basically, you wanted meaningful roles. Meaningful role. It does not matter how big the length is, but it has to be, solid, punch in the gut role. Makes sense. Yeah. अच्छा, इसी बात से मेरे जहन में एक बात आई है, पाकीज़ा आपके बहुत करीब है फिल्म, तो फिल्म तो नो डाउट बहुत ही कमाल की थी, और लेकिन ऐसा स्पेशल क्या रीजन है जो वो आपके दिल के इतने करीब है? तो मेरी मासी दादी जो थी वो पाकिस्तान में एक्ट्रेस थी, उनका नाम था वीना अल नासिर। और मैं जब एक्टिंग करने लगी तो खानदान में सबको ये था, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, और पढ़ाई करो और कुछ लाइक, और फिल्म इंडस्ट्री यानी एक्टिंग करनी है, राइटिंग करनी है, क्या हो क्या रहा है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ रिबेल। और मैंने जब किया तो 3-3.5 साल तक तो मेरे पापा को पता भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करती हूँ, यानी इतना टाइम मैनेजमेंट अगर मैंने और कहीं किया होता तो आज शायद मैं किसी कॉर्पोरेट की कोई सीईओ एमडी कुछ होती। बट वो वक्त का झोल करना। तो जब वीना आंटी काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी और वो बैठी रहती थी, और वो काफ़ी रिलीजियस भी थी जबकि एक्टर थी, और पूरी और सारी मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा जो बहुत रिलीजियस भी हैं और बहुत दोनों तरफ बैलेंस करके चले हुए हैं। वो मुझसे बात करती थी, मुझसे पूछती थी आजकल फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे अभी कॉल टाइम आएगा और व्हाट्सएप पे कहती थी मैं दिखाती हूँ कुछ, और वो जाती थी अपनी किताबों से इतनी बड़ी पर्ची ले आती थी और मुझे देती थी। हमें ऐसा कॉल टाइम आता था, 3 दिन पहले उनको एक कार्ड आता था, उस पर आपका कॉल टाइम लिखा है, उस पर आपके कैरेक्टर नेम लिखा है, आपके स्टूडियो में कौन से फ्लोर पे आपकी शूट लिखी है, और नीचे कोई ना कोई मैसेज होता था, अपनी गाड़ी प्लीज पार्किंग लॉट में पार्क कर लीजिए, आपने गाड़ी खरीदी है, रास्ता नहीं। ऐसा कुछ ना कुछ होता था। और 3 दिन पहले एक रनर आपको ये कॉल टाइम देता था और आपको वक्त पे पहुंचना होता था। उस वक्त जब सबके पास फोन भी नहीं होते थे, इसलिए फोन पे भी कॉल टाइम नहीं दिया जा सकता था। तो जब वो मुझे किस्से सुनाते थे कि उन्होंने पाकीज़ा कैसे शूट की, और पाकीज़ा के वक्त कितने 15 साल लग गए उस जर्नी को, तो उन्होंने मुझ में इतना डाल दिया पाकीज़ा को कि जब पाकीज़ा आज भी मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ सेट पे थी। कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी मुझे आ जाती है पाकीज़ा से। वो पाकीज़ा का एक एक डायलॉग है, और शायद मैं उन बहुत कम लोगों में से जिन्होंने देख लिया, जब राजकुमार साहब कहते हैं ना अपने पैर जमीन पर मत रखिएगा मैले हो जाएंगे, तो जिस लड़की को कह रहे हैं वो मीना कुमारी है भी नहीं। आप नेक्स्ट टाइम फिल्म करें देखेंगे तो जूम करके देखना, जो लेटी हुई लड़की वो मीना कुमारी है ही नहीं। जब नेक्स्ट शॉट है, जब वो उठती हैं और वो पढ़ती हैं, वो मीना कुमारी जी हैं। सो आधी फिल्म तो ड्यूब के साथ शूट हुई थी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी, देन शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज आल्सो, फिर सेपरेशन भी था। लेकिन उसमें इतनी ग्रैंड फिल्म बनाना और अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा दे देना, हर एक्टर ने 15 साल का सब्र रखना, और फिर एक
पाथ ब्रेकिंग फिल्म बनाना। तो पाकीज़ा इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड आई एम अ पार्ट ऑफ पाकीज़ा। मेरे घर में आप एंटर करेंगे तो सामने पाकीज़ा की गोल्डन जुबली ट्रॉफी है। तो वाह आते ही सबसे पहला सलाम होता है वाह कि भाई ये इसे कहते हैं पैशन, इसे कहते हैं यानी आपने सोचा और आपने तसव्वुर किया और उसको कायम करने के लिए आपने जिंदगी लगा दी। और जब फिल्म भी रिलीज हुई थी तो मीना जी ने कमाल जी को फोन करके कहा कि ये आखिरी फिल्म है मेरी एज अ स्टार, और वाकई 1.5 महीने में उनका इंतकाल हो ओह गया। सो इतनी बड़ी बात बोलना और फिर ये हो जाना, ये अपने आप में एक there's a like the pen ultimate and the ultimate, यानी प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स, आप ये अपने आप में एक फिल्म है जो कि अभी कमाल अमरोही के ग्रैंडसन शायद बनाएंगे उनकी लव स्टोरी के बारे में कुछ, तो हम देख पाएंगे उसे। मैंने उनकी खबर सुनी है। Oh, that's इंटरेस्टिंग होगा। that's good news, yeah. लव स्टोरी, Wow. स्टोरी ऑफ Wow. कमाल। अच्छा, आजकल ना टीवी पे जब आप 40 के हो जाते हो उसके बाद या तो माँ का कैरेक्टर मिलता है या सास का, तो आपके हिसाब से क्या ये फेयर है या फिर गलत है, ये क्या होना चाहिए? आपका सवाल ही गलत है। कैसे? 27-28 साल के आप हो गए तो ही माँ का और सास का किरदार मिलने लगेगा आपको, क्योंकि हीरोइन है आपको चाहिए 18 साल की, 20 साल की, आपको नेगेटिव लीड जो है वो 18-20 साल की चाहिए। तो जाहिर सी बात है उनके कजिन्स भी उसी एज ग्रुप की होंगी, तो उन सब की जो माएँ होती हैं वो 27 साल की, 28 साल की, 30 साल की, 32 साल की। और मैं तो अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी टेलीविजन की आज से 20 साल पहले, तो मैंने माँ के किरदार से ही शुरुआत की। तो मेरा भाई बहुत अपसेट हो गया था, बोलता इतनी अच्छी दिखती हो, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी अच्छी आवाज है, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो। मैंने कहा देखो भाई उतना पेशेंस मुझ में नहीं है कि मैं रुकूं कि कोई मुझे हीरोइन का रोल दे और एक मेच्योर्ड हीरोइन की कोई स्टोरी आए, और मुझे करना है टीवी। तो और टीवी मेरे लिए सस्ता नशा है। इट्स लाइक किसी को बीड़ी की आदत है उसको सिगार भी दे दो, उसको वो नहीं चलेगा। तो मैं फिल्म्स आए गए फिल्म्स कर लेती हूँ, कुछ ओटीटीज कर लेती हूँ, लेकिन फिर घूम फिर के मैं टीवी पर आती हूँ, क्योंकि उसका जो एड्रेनलिन है ना, वो जो आपको रश देता है वो कोई एक्टिंग नहीं देती। ये जो 6 पेजेस हैं आपको लर्न करने हैं, आपके आते मैम रेडी, आपका इंतजार हो रहा है, आपका इंतजार हो रहा है, आप जाओ और आपको 10 लोगों के साथ वो लाइनें बोल रहे हैं। कभी कभी 10 मिनट भी नहीं, जो रीडिंग होती है उसी में याद करनी पड़ती है आपको, क्योंकि अभी सीन तो आया था सुबह में आपके पास, पर सीन शूट होते होते वो सीन चेंज होके आ गया है। अब आप क्या करोगे? दिस इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। टीवी कमजोर दिल और कमजोर जिगर के लोगों के लिए है ही नहीं। आप अगर अपना चैन, सुकून, नींद और जबान सब कुछ को आप अगर कंट्रोल में कर सकते हो, यानी सारी इंद्रियां अगर आपकी कंट्रोल में है ना, तो आप टीवी कर सकते हो, खुश रह सकते हो। वरना लोग दुखी भी हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरी चीजों का भी सहारा ले लेते हैं, कुछ लोग अपसेट भी होते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं। आज मैं देखती हूँ कमिंग बैक टू 27-28 साल के लोग, वो कहते हैं बोली यार यार सियाटिका हो गया, फिर कैसे हमें लेट 40s में पहुंच रहे हैं हम और हमें नहीं हो रहा है ये सब, आप लोगों को हुआ कैसे? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसका फैक्टर में इंप्लीमेंट होती है। और सेकंड, मुझे श्रद्धा ये चीज बहुत अच्छी लगती है जो मैंने आपसे कही टीवी के बारे में, कि आप भले ही माँ का किरदार कर रहे हो लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस वही रहेगी। आप फिल्मों में और ओटीटीज में माँ एक शैडो होगी, वो आपकी पूजा करेगी, सुबह में जाते हो आपको तिलक लगाए, दही शक्कर खिलाएगी, इतना काम होगा। बट आप अगर टीवी की माँ है ना, तो आप, और अगर नेगेटिव माँ है तो वाह, आई लव दैट। वो इतना मसाला होता है आपको करने के लिए कि अमेजिंग होता है। और वो जो लुक देते हैं आपको टीवी में, मेहनत, oh my god, that glamorous look of the mother। और हीरोइन से ज्यादा मेहनत आपके लुक्स पे होती रहती है, क्योंकि आप हर फंक्शन में आपने एक जैसे कपड़े पहनने हैं, एक जैसे रंग पहनने हैं, तो इट इज अमेजिंग। सो इट इज नॉट, आई डोंट थिंक इट इज अनफेयर, आई थिंक इट इज जस्ट अमेजिंग। अच्छा, कभी हुआ ऐसा सेट पे कि कभी किसी आर्टिस्ट की वजह से, वो एक्टर की वजह से कभी अनकंफर्टेबल हुआ हो माहौल सेट पे? बहुत होता है, और जरूरी नहीं कि आर्टिस्ट कई मतलब किसी डायरेक्टर की वजह से अनकंफर्टेबल हो जाता है, कभी किसी टेक्नीशियन की वजह से अनकंफर्टेबल हो जाता है, कभी कभी सी एवरीवन डज नॉट गेट अप इन द बेस्ट ऑफ मूड्स, और किसी को नहीं, आपको नहीं पता किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है। तो मैं जितना हो सके सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करती हूँ उस वक्त, उस सिचुएशन को। लेकिन कई बार पता चलता है कि इंसान ही डिफिकल्ट है, ये टेढ़ी खीर नहीं है,
इनको झटका देके ही सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये घोड़े की दुम है ही नहीं, इसको किसका कितना भी सवार लो, ये कुत्ते की दुम है, ये टेढ़ी रहने वाली है, तो वो झटका ही देना पड़ेगा। सो होता है ऐसे, आर्टिस्ट की वजह से होता है, कई डायरेक्टर की वजह से होता है। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं इंटिमिडेट नहीं होती मैं किसी से, यानी ऐसे नहीं कि मैं जाती हूँ तो घबरा जाती हूँ, या मुझे लगता है ओहो आप, क्योंकि हमने इतने सितारों को गर्दिश में देख लिया ना बचपन से। आप फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जो मीना आंटी के थ्रू रहा है, या जुहू की स्कूल में हम पढ़े हैं, तो हर फिल्म स्टार के बच्चों को आते जाते देख लिया है। हमारे स्कूल के कंपाउंड के बाहर संजय दत्त और बॉबी देओल ये सब हैंग आउट करते थे, और हमारे स्कूल में भी फिल्म स्टार्स के बच्चे रह चुके हैं। तो आपको, आपने सितारों को उठ के चमक के फिर झड़ते हुए भी देख लिया है, तो इतने सितारों को गर्दिश में देख लिया है कि अब समझ गए कि जर्रों की बिसात है सबकी, कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। जो उगता सूरज है वो डूब जाएगा, एंड वी डोंट नो हू इज गोइंग टू बिकम अ स्टार, हु True. True that. राइट। तो साहब अभी आपने बोला कि कई बार आपको 5-5 6-6 पेजेस इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली याद करने पड़ते हैं, तो आई जस्ट वांट टू आस्क अंडरस्टैंड कि आप प्रॉपर वो रट्टा मारते हो, लाइंस याद करते हो, या यू जस्ट फील द सीन एंड आप अपने वर्ड्स यूज करते हो? सो मेरे लिए ज्यादातर मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज रट्टा मार के वो जज्बात नहीं आएंगे, मैं जज्बात को समझ लेती हूँ, और ये हमें थिएटर में भी सिखाया गया था। अगर आपको कोई चीज रटनी है ना, तो पहले उसको समझो, अगर आप उसको समझ गए तो आप उसको रटना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है ये अल्फाज या ये वर्ड या ये लफ्ज उसको ज्यादा वजनदार बना देगा, तो उसको रिप्लेस कर दीजिए कई बार। और कई बार डैडी में वो मजा नहीं होता जितना बाबा में होता है। तो आप डैडी को बाबा, एक अगर पूरी फिल्म में अगर हीरोइन डैडी 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 बोल रही है, लास्ट सीन में बोलेगी नहीं दोगे बाबा, आप फिल्म को पलट दोगे। एक अल्फाज जो है वो इमोशनल लगे। हाँ, और ये ध्यान दीजिए, जैसे मेरे पापा कहते थे, जैसे मेरे दूसरे भी बुजुर्ग कहते थे कि जबान कोई भी बोलो ना खालिस बोलो। अगर उर्दू बोलो तो उर्दू तो ज का ज मत करो, या हिंदी या अंग्रेजी, आप जिस भी जबान में बात कर रहे हैं खालिस जबान में बात करिए, उसको आप करप्ट मत कीजिए, और मायने समझिए। आपके अल्फाजों के मायने जो होते हैं ना, वो बहुत फर्क पड़ जाता है। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज है ना, बहुत नाजुक चीज है और बहुत खूबसूरत चीज है, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब आपको एक फनी बात बताती हूँ, मैंने नागेश कपूर की एक फिल्म की थी, मोड़ नाम की, और उसमें मेरे 2 ही डायलॉग, और उसमें से एक डायलॉग है, वो जो भी मोड़ देखता है वो मुझसे जब भी मिलता है, उसमें ये डायलॉग मुझे कह रहे, मोहब्बत अच्छी होती है चाहे जहां से मिले। वो इतना खूबसूरत, और 2 ही लाइनें पूरी फिल्म में मिली। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं देखती हूँ कि ये कैरेक्टर कहाँ, वो मुझे पता था वो एक जो लाइन है ना, वो कैरेक्टर को डिफाइन कर देगी, इस औरत को, जो पूरी फिल्म में वो बैकग्राउंड में दिख रही है, लेकिन एक डायलॉग ने लोगों को याद दिला दिया कि आप उस फिल्म में हैं। फिर उसी फिल्म में नागेश कपूर को मेरी एक हरकत से पता चल गया कि मैंने टीवी किया, क्योंकि मैं बिल्कुल मार्क पे आ गई। मैंने कहा गुलफाम, यू गो देयर एंड देन यू हैव टू कम ऑन द मार्क, और मैं मार्क पे आ गई। तो उन्होंने रात में मुझसे पूछा, यू डन टीवी? So I said, how did you know? Well, because you came exactly on the mark. So next time just come around the mark. Chiru will handle it. Chirundan Das जो DOP है, उनको जब ये पता चला, नेक्स्ट फिल्म जब मैंने की, उन्होंने मुझे 1.5 पेज का डायलॉग दे दिया। मैंने कहा सर व्हाट इज दिस, यू कैन टीवी मार्क। सो और उन्होंने उसी वक्त दिया, बोले आज तक मैंने किसी को इतना लंबा डायलॉग एक साथ में नहीं किया, बट यू कैन टीवी, इट्स ओके, यू विल डू इट। सो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सिर्फ एक टीवी एक्टर पे ही हो सकता है। और कई बार ऐसे भी हुआ कि मैं फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, मैंने वैनिटी खोल के पूछा है शूट चल रही है कि रुकी, क्योंकि इतना शांत माहौल होता है फिल्म में, और टीवी में इतना शोर होता है कि आपको खला महसूस होती है। करेक्ट। बट ये बात तो बहुत करेक्ट है जो आपने बोला ना कि आपके 2 ही डायलॉग थे और बहुत इम्पैक्टफुल वो था। बट यू नो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि अब कोई भी लाइन को बोलते कैसे हो, यू नो हाउ यू से इट। जैसे आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल शोले, यू नो उनका उसमें डायलॉग है होली कब है होली, यू नो जस्ट अ सिंपल लाइन, एक होली कब है, बट द वे ही सेड इट, क्या यू नो इम्पैक्ट हुआ है द वे ही सेड इट। तो ये मेरा एक शो था बेटियां, और उसमें मेरा कोई तकिया कलाम नहीं था,
लेकिन मैंने सिर्फ एक मर्तबा ही कहा कजरी मेरी जान, और वो डायरेक्टर ने कहा कि एक दो बार और बोल दे, ये अच्छा लग रहा है। वो आज तक, आज उस शो को तकरीबन 18 साल हो गए, लेकिन लोग मुझे कमेंट में यही डालते हैं कजरी मेरी जान। गजनी मेरी तो जान। दैट मेक्स सो मच ऑफ डिफरेंस, और उसके लिए मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट, लाइक लाइफ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो आप दिल के बहुत करीब लेके घूमते हैं। तो रेखा जी थी, जो रमन कुमार जी को आप जानते होंगे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनकी वाइफ थी रेखा जी, शी वाज आल्सो वेरी बिग डायरेक्टर। उन्होंने एक मरतबा दरवाज़ा खोला, मेरी नेबर की फ्रेंड्स थी वो, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोले गुलफाम तुमने दिल जीत लिया, मुझे उमराव जान की शौकत आज़मी याद आ गई। मुझे, आप बिलीव करिए अंशुमन, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे घर पे आके किसी ने ऑस्कर दिया, वाओ। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। और उसके कुछ वक्त बाद ही मैं एक और शो कर रही थी, दो हंसों का जोड़ा, जिसमें जो राजश्री का शो था। उसके बाद मैं एक पार्टी में सुनीश पाड़कर जी से मिली, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा क्या एक्टिंग करती हैं आप। ये जो कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, ये मुझे वो खला होती ही नहीं कि ये अवार्ड्स भी मिलना चाहिए, वो अवार्ड भी, ये ही अवार्ड्स हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इनकम्पेरेबल ब्यूटी। सो गुलफाम, लोग आपको स्ट्रॉन्ग वैम्प के रोल में देखते हैं, बट रियल लाइफ में गुलफाम क्या है? शी स्ट्रॉन्ग और शी सॉफ्ट? I am strong. I'm a very strong personality as a person. I'm not very लोग जब मुझसे पहली मर्तबा मिलते हैं उनको ऐसे लगता भी है कि मैं खड़ूस हूँ। I'm very easy going. I'm a people's person. मैं बहुत लोगों को जानती हूँ। मेरी बिल्डिंग में आप कभी आएंगे तो देखेंगे सारे बच्चे इर्द गिर्द आ जाते हैं, गुलफाम आंटी, गुलफाम आंटी, गुलफाम आंटी। तो बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, एंड मेरी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत है। आई एम अ स्ट्रिक्ट बिलीवर इन डिसिप्लिन। तो मैं डिसिप्लिन्ड जिंदगी जीती हूँ, लेकिन जिंदगी जीती हूँ हर पल हर दिन। आई एम वेरी फन लविंग। जो जो बच्चे हैं, जो शोज में मेरे भांजे भांजी बेटा बेटी बनते हैं, वो अपनी जिंदगी की दिक्कतें, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, अपने अपने इश्यूज लेकर भी मेरे पास आते हैं। सो आई एम अ वेरी इजी पर्सन टू गेट अलोंग विद। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ उन चीज़ों के बारे में। कुछ डिसिप्लिन हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं अपने लिए लागू करती हूँ, मैं लोगों पे नहीं थोपती अपनी बिलीव्स, अपनी सोच, वो मेरी जिंदगी के है। अदरवाइज जजमेंट इज समथिंग दैट आई एम नॉट जजमेंटल एट ऑल। यू कैन टेल मी एनीथिंग एंड आई विल बी लाइक, होता है इंसान, हो गया, होता है। इट इज, अगर आपको लगे कि वो गलती है तो आप सुधार लो, आपको लगता है आपने सही किया तो आपके लिए जो सही है वही करिए आप, क्योंकि जिंदगी एक ही मिलेगी। अगर आपको आप उसको लोगों को प्लीज करने में निकाल दोगे तो खत्म हो जाएगी जिंदगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गई हाथ से। सो आई एम अ वेरी इजी पर्सन टू गेट टू नो। अच्छा, आपने एज एन एक्टर भी बहुत काम किया है और एज अ राइटर भी, तो आपको किस में ज्यादा मजा आता है और क्या ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? सी दोनों चीजें ना बहुत फ्लो में आ जाती हैं। मैं पैदा ही नौटंकी थी, मैं बचपन से भी, मैंने कभी ऐसे ने, मुझे नहीं लगता कि सीधे मुंह भी बात की होगी। मेरी बातें भी डायलॉग जैसे होती थी, और मैं कभी इंटिमिडेट, जैसे मैंने कहा, नहीं हुई हूँ। तो मैं हर किसी से बातें करती थी। राइटिंग में इस चीज का मुझे फायदा इसलिए हुआ क्योंकि जो बातूनी बच्चा होता है ना, वो हर जगह होता है। वो पड़ोसी के भी घर पे होगा, वो आपको सलून में भी मिलेगा, एरिया के हेयर कटिंग सलून में भी मिलेगा, वो आप किसी टेलर की दुकान पे भी मिलेगा, वो आपको डॉक्टर की डिस्पेंसरी में बैठा मिलेगा, क्योंकि वो बातूनी बच्चा, उसको लोग चाहिए बात करने के लिए। और ये लोग मेरे लिए आगे जाके कैरेक्टर्स बन गए। तो मेरी इंसिडेंट्स मैंने उठा उठा के अपनी स्क्रिप्ट्स में डाली, और आई इमेंसली एंजॉय, इट्स लाइक रीलिविंग माय लाइफ अगेन। और इतने इंसिडेंट्स और इतने कैरेक्टर्स हैं कि आप, जब मैं कैरेक्टर्स लिखती हूँ, लोग वही देख के हंसते हैं, अरे भाई ये बहुत फनी कैरेक्टर है। तो कहती हूँ आई न्यू समवन लाइक दिस, इट इज फनी बट आई न्यू समवन लाइक दैट। और मैं किसी को जानती थी जो ऐसे बात करते थे, मैं किसी को जानती थी जो ऐसे रहती थी, मैं किसी को जानती हूँ जो ऐसा ड्रेस करता था। सो इट इज वेरी रिलेटेबल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ज्यादा एंजॉय करती हूँ, तो मैं तो चाहती कि बहुत सारा मैं लिखूं लाइफ में, और क्योंकि कहानियां बोलना बहुत पसंद है, फिक्शन भी और रियल लाइफ भी, और रियल लाइफ को फिक्शन में कन्वर्ट करके रहना भी। लेकिन एक्टिंग इज समथिंग दैट आई कांट लिव विदाउट। सो इट्स वेरी, मेरे लिए दोनों से एक चूज करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, आपकी शादी को 12 साल हो गए और काफी लंबा अरसा होता है, तो कभी सोसाइटी ने पुश किया मदरहुड के लिए? श्रद्धा, आई ऑलवेज फील दैट आपके घर से जो आपको सपोर्ट मिलता है ना, दैट
clears your path 50%. अगर आप समझिए आप ऐसा कुछ अगेंस्ट द करंट कर रहे हैं, यानी आपने लिव इन रहने का डिसाइड कर लिया, अगर फैमिली ने आपको सपोर्ट कर लिया ना, तो फिर समाज बहुत कम ही बोलता है। जो भी वो कहता है फिर वो अपने दरवाजों के पीछे कहता है। आपको प्रेशर कब फील होता है? जब आपकी मॉम, आपकी मासी, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन ये सवाल करने लगे। मेरी फैमिली ने हमें बचपन से सिर्फ ये कहा है कि व्हाट इज मेकिंग यू हैप्पी। और मेरे पापा तो आई थिंक अगर मेरी बड़ी मम्मी वो प्रेशर नहीं डालती तो वो सबको कहती कि शादी में कुछ नहीं, करनी है तो करो, नहीं करनी है तो उन्होंने तो पढ़ाई का भी प्रेशर नहीं डाला कभी। देयर वाज नो प्रेशर एब्सोल्युटली। मेरी बहन डॉक्टर है, मेरा भाई केमिकल इंजीनियर है। मेरे पापा को बड़ा अरमान था कि मैं क्रिमिनल लॉयर बनूं। मैंने कहा पापा क्रिमिनल बन जाऊंगी, लॉयर हमसे ना हो पाएगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए भी बोल रहे कि अच्छा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। मैं कुछ आर्टिस्टिक फील्ड में ही करूंगी, और मैंने ये किया। बट देयर वाज नेवर प्रेशर। मेरी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था, एक बच्चा हो जाना चाहिए। क्योंकि एक फलसफा बहुत हम लोगों को कहते हैं कि भाई शादी कर लो, बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ रहता है। शादी कर लो, बच्चे बड़े होके चले जाए। लेकिन द ट्रुथ ऑफ लाइफ इज कि बुढ़ापे में दोनों में से एक पहला जाएगा। तो जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें से तो एक पहला चला ही जाएगा ना। आप शादी कर लो क्योंकि आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, वो इंसान आपको मुकम्मल करता है। टू हाफ्स मेक यू फुल। ऐसे नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। ऐसे कभी कभी तो दिल करेगा कि सब पे कुछ मार दूं, ऐसी भी लड़ाइयाँ होंगी। ऐसा होता है। लेकिन उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं होगा आपका अगर, तो फिर आपकी जिंदगी मुकम्मल। अगर आपने आपके स्पाउस में आपका बेस्ट फ्रेंड मिल गया ना, तो मुझे लगता है वो तो तकदीर की बात है। वो तो फिर आपकी जिंदगी मुकम्मल हो गई। आपका यहाँ आना, इस दुनिया में आना, वो बिल्कुल सफल हो गया। तो आप दोनों के बीच में होती कुछ ऐसी लड़ाई? हम दोनों के इट इज वेरी सरप्राइजिंग। और नाउ अंशुमन इज आल्सो मैरिड, यू आर सिंगल लुकिंग, बट देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे मुझ में और अली में एक आई थिंक हम बहुत कम उन कपल्स में से हैं जिनमें लड़ाइयाँ ही नहीं। ऐसे कुछ होता है, हमें कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ कोर्स होता है। ये तो जुड़वा अगर रहेंगे घर में, भाई बहन या बहनें या बेस्ट फ्रेंड्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हम दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये व्हाट विल बी बेटर। और हमने बस सिंपल चीजें सोच ली है। पैसे कैसे कमाना है ये आपका सर है, उनको खर्च कैसे करना है वो मेरा सर है। बस ये बहुत सिंपल सा फलसफा है लाइफ का। तो फाइनेंस वहां सॉर्ट आउट हो गया। घर कैसे चलाना है ये मेरा सरदर्द, उसको कैसे खरीदना है ये आपका सरदर्द है। ये तो घर का भी सॉर्ट आउट हो गया। रिश्तेदारियों में मेरा कोई दिल ना दुखाए, आपके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार, आपका कोई दिल ना दुखाए, आपके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार। ये कोई हमारे घर में इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ, शी इज अमेजिंग। मैं कभी कभी उनके किस्से सुनाती थी शूट पे। 92 ईयर्स की हैं वो। कई मरतबा ऐसे होता है कि कोई रिश्तेदार कुछ बोल देता है और आप चुप बैठ जाते ना, तो मेरी मदर इन लॉ मुझे कौन ही मारती है और अब भी मारती है कि जवाब दे। तो मैं जाने के बाद बोलती हूँ मम्मी ऐसे कैसे बोल दूँ, तुम बड़ी है। तो बोलती वो दिल दुखाए और तू ये सोचती रही मैंने जवाब दे देना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर है कि तुमने कुछ बोल दिया फिर उसका दिल दुखे तो वो अपने घर पे जाए अपना सॉर्ट आउट करे ना, उसका दिल उसका पेन। सो ये मेरी मदर इन लॉ मुझे सीख देती है कि तो मुझे घर से हमेशा सपोर्ट मिला। मुझे लगा था कि हमने शादी थोड़ी लेट की और अब बच्चे का प्रेशर, फिर बच्चा बड़ा होगा और मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है। प्लस अली जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी पहले एक शादी हो चुकी थी, वो डिवोर्स थे वहां से, और उनकी 2 बेटियां हैं। मैंने कहा जो भी एनर्जी मुझे अपने बच्चे में डालनी है इन दोनों लड़कियों में डालनी है। उनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊं, उनको समझूं, उनको क्या करना है जिंदगी में। क्योंकि एक बच्चा पैदा करके वो तो मेरे खानदान का परचम लहरा है ना लहरा है वो तो बात की बात है, और उससे मेरा क्या ही फायदा होने वाला है। आप भी परदादा के बाद सब नाम भूल जाते हैं, तो 3 जनरेशन के बाद आपका नाम आपके पड़ पोते तक याद रहेगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद नो वन रिमेम्बर्स कि हम इस खानदान से, तो इनके पापा का नाम था, उनके पापा का नाम था, उनके पापा। पीपल विल फॉरगेट। आई विल आस्क महात्मा गांधी सन नेम, आप शायद जवाब दे दोगे। उनके पोते का नाम पूछूं शायद जवाब दे दो, उनके पड़पोते का नाम पूछूं कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सो ऐसे भी लोगों को अगर भूल जाता है इंसान, क्योंकि दुनिया है, वक्त है, वक्त सबको भूल जाता है।
बच्चा में क्या करेगा पैदा होके, ये बनेगा वो बनेगा, मैं क्या बनी हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वो कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा और कोई प्रेशर भी नहीं रहा। तो अच्छा, आपने टीवी में काफी नेगेटिव वैम के कैरेक्टर्स किए हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि पब्लिक ने आपको ट्रोल किया हो या जज किया हो आपको उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे? बहुत जल्लाद, नागिन, डायन और सड़ सड़ के मरेगी, तुम्हारे पेट में भी एक बच्ची है, उसका क्या होगा। तो मैं एक शो कर रही थी, दो हंसों का जोड़ा, एक बार मुझे एक अननोन नंबर से फोन आ गया, मैंने फोन उठा लिया, तो ये औरत मुझसे कह रही है, आपको शर्म नहीं आती, अपनी बहू के साथ ऐसे कर रही है, वो अपनी माँ के मैयत पे बैठी हुई है, उसकी माँ का देहांत हो जा रहा है, और आप कह रहे हो अब तुम्हारे यहाँ बैठने से थोड़ी उठ जाएंगी, घर जाके खाना कौन बनाएगा, ऐसे बोल रही हो, तुम्हारे पेट में भी एक बच्ची है, उसकी भी इसीलिए शादी नहीं हो रही तुम्हारे सजने की, इसलिए वो मोटी है, इसलिए शादी। और मैं उनसे कहने की कोशिश कर, देखिए मैम वो तो एक एक्टिंग है। अरे एक्टिंग हो या नहीं हो, औरत तो हो ना तुम, तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है। और ये बोलती जा रही तो एक पॉइंट पे मुझे इतना बुरा लगा, मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने लंबा चौड़ा मैसेज भेजा कि किसी दिन अगर आगरा आ जाओ ना, मुझे दिख जाओ, तो मैं बताऊंगी कि बेटियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तो मैं समझती कि ये भाई ससुराल से बहुत जली हुई होंगी इन्होंने कुछ ऐसा बर्दाश्त किया होगा या देखा होगा, या इनके अपने के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ सास जल्लाद होगी। तो वो हुआ है बेटियां करते वक्त, जबकि नेगेटिव, बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था, बिल्कुल ही पैसे में इंटरेस्टेड औरत जो खानदान को बर्बाद कर रही है, बट उसमें नेगेटिव होने के बावजूद कॉम्प्लीमेंट्स। आई हैव अ मैन लाइक अंशुमन वॉकिंग, क्रॉस करके रोड आए हैं, बोले मैम मेरे घर में आपका शो देखते हैं और मुझे ना आपका कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आपको, तो बोले हाँ, बोले वो देखते हैं तो मैं खाना खा रहा होता हूँ, तो जब आप आती है ना तो मैं खाना रोक के सिर्फ आपके डायलॉग सुनने लगता हूँ। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स है, एक आदमी आप आके आपको बोले कि मैं शोज नहीं देखता पर आपकी आवाज आती है तो देखता हूँ। वहाँ शो में काम करने वाले लोग कहते हैं मेरे पापा को आप बहुत पसंद है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपके पापा को मैं पसंद हूँ, और फॉर गुड रीजंस आई होप। जब आप डायलॉग डिलीवरी करती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखो ये बताता है कि क्योंकि उसमें एक तवायफ का रोल था, तो मर्द जो है ना इन्हीं चीजों से इनका दिल लुभाया जाता था, बात करने की तरीकों से, अदाओं से। तो सफल हो गया आपका काम, आपने तवायफ का रोल किया और मर्द आपका खाना छोड़ के शो नहीं देख रहे, सिर्फ आपका डायलॉग चलने तक उतना पोर्शन देख रहे हैं, तो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो नेगेटिव था लेकिन नेगेटिव में कॉम्प्लीमेंट्स थे। दुआएं तो हर दूसरे दिन। अब मैं गहना के लिए आप देख लीजिए, इतना सताती हैं आप गहना को। गहना को आपने ऐसा क्यों बोला बुआ जी, बुआ जी गहना बहुत अच्छी है, बुआ जी कभी कभी आप प्यार से बात करती हैं, कितनी अच्छी हैं आप बुआ जी, आप समझती क्यों नहीं है, ये बुरा है वो बुरा है। तो लोग ट्रोल करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, नफरत भी करते हैं। और एक बार तो मैं बच के निकली हूँ, भावनगर में कम से कम 30-40 बच्चे रात को 10:30 पौने 11 बजे मेरे पीछे लग गए थे, अलादीन की चाची खराब है, मारो इनको मारो। और मैं इतने छोटे छोटे बच्चों से डर के जो गलियों से निकली हूँ, और मेरे हस्बैंड के कजिन ने मुझे गली से निकाल के फिर घर में पहुंचाया। कि मैं सोच रही थी कि 30-40 बच्चों ने अगर कंकड़ भी उठा के तो जख्मी हो जाऊंगा। अलादीन की तो बच्चे नफरत कर रहे थे मुझसे, यही है कसम सोने की अशरफियों की, तने बताओ तारी अशर भी न डालो, ऐसी सी बातें करके बच्चे मेरे पीछे लग गए थे। सो नफरत और गुस्सा और बद्दुआएं, लेकिन आप एक्टर हो इसी से पता चल जाता है कि आपने काम कर लिया। जैसे रजा Exactly. Actually it's a compliment, you know, to your performance कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि कन्विंस हो गए वो कि you know realistic। देखने के बाद है कि बरसों तक रजा जी से किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की होगी, नफरत की होगी उनसे, बट that's the success of the character। हाँ, अभी जिन्होंने वो रामायण में जिन्होंने राम प्ले किया था क्या, अरुण गोविल, उनको बेचारे को उसके बाद कभी काम ही नहीं मिला क्योंकि लोग राम समझते पैर से बिल्कुल। अब मेरा फ्रेंड है सौरभ राजन, मैंने कहा इतने भगवान के कैरेक्टर्स कर लिए तुमने, तुम्हें वहम तो नहीं हो गया कि तुम इंसानों से ऊपर हो। मैं खुद देख रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स आती हैं तो बोलती हैं, वो बैठा होता है और मैंने कहा भाई ये इट्स टू मच, बोलती नहीं हम देखते हैं तो उनमें हमें विष्णु दिखते हैं, हमें उनमें कृष्ण दिखते हैं। तो दैट्स द सक्सेस ऑफ योर
वो नवाज भाई का डायलॉग भी है ना, कभी कभी लगता है साला अपनी छुपा एक्चुअली इतना हो जाता है। इनफैक्ट मैंने सिर्फ 2 ही पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं, 2 या 3 पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं। एक शो तो जी जिंदगी पे था, तो बहुत कम लोगों ने देखा जो आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड होते हैं, जिन्हें वैसे सैटिन शोज पसंद है वो ही देखते हैं। ध्रुव तारा में मेरा रोल ही कट शॉर्ट कर दिया, क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। लोग पूछते रहते थे अब ये क्या कांड करेंगी, ताई जी कुछ करने वाली है ना, ताई जी कुछ करने वाली है, ऐसे कमेंट्स आने लगे, तो रोल ही कट शॉर्ट हो गया। नेगेटिव जहां ना करो तो लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते। चलो पीपल लाइक evilry is always there. Well, I think about the writers, I mean, how writers they character को लेके जाते हैं, they understand audience की नस समझते हैं कि अच्छा इसको भी चाहिए कुछ और, so. और सरप्राइजिंगली फनीली या जितने भी शोज हुए हैं उनमें से 90% ऑफ द टाइम तकिया कलाम मैंने खुद ही दिया है कैरेक्टर को। कसम सोने की अशरफी हो, अलादीन का हो, या कजरी मेरी जान बेटियां का हो, तो ये मैंने ही डाल दिया है और वो चल पड़ा है। और ये कहना में कितना हिट हुआ था ये डायलॉग, बोलो मत सुनो, तो वो राइटर का कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने पर आपने उसको स्टाइल दिया ना अपना। हाँ, और मैंने पूछा था, मैंने कहा था आर्टिस्ट सर से कि एक तकिया कलाम होना चाहिए सर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बात करता हूँ, और उन्होंने बात की डायरेक्टर ने हमारे, और वो तो इसी स्टाइल से एक बार बोल दीजिए, बोलो मत सुनो। मैंने अपने गोरे दोस्तों को भी सिखा दिया, अब उनको ये भी बता दिया कॉमा कहाँ लगा देना, तो बोल रहे बोलो मत सुनो। मैंने कहा वो फिर तो बोलती रहेगी क्योंकि आप कह रहे हो बोलो मत सुनो। तो गुलफाम, जब एक शो में एक स्ट्रॉन्ग एक्टर होता है, तो क्या बड़े स्टार्स इनसिक्योर हो जाते हैं? छोटे स्टार भी हो जाते हैं इनसिक्योर, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हो जाते हैं इनसिक्योर। जिनको इनसिक्योर होना है वो इनसिक्योर हो जाते हैं, जिनको नहीं होता वो कितना भी बड़ा स्टार हो। एक तो पहले आप में स्टारडम आ चुका है, आप स्टार बन चुके हो, तो मुझे लगता है वो तो सिली चीज है कि इनसिक्योरिटी आना किसी भी वजह से, किसी भी एक्टर को लेके। मैंने किससे सुना है बहुत कि ये इनसिक्योर हो गया इसलिए इसने इसका रोल काट दिया, ये इनसिक्योर हो गया इसलिए इसकी लाइन काट दी, ये इनसिक्योर हो गया इसके लिए उस पूरा वक्त कैमरा हीरो के चेहरे पर ही रहा। मैंने ये नहीं फेस किया है। मैंने तलाश जैसी फिल्म की, मैंने डॉली की डोली की, मैं राजकुमार राव के साथ 2 फिल्में कर चुकी हूँ, दूसरे लोगों के साथ भी फिल्म की, बट मैंने ये फेस नहीं किया है। फॉर्चुनेटली मैंने कभी ये नहीं देखा है कि कोई स्टार इनसिक्योर हो गया है या दूसरा। हाँ, बल्कि ये मैंने देखा है कि आपस में छोटे मोटे रोल करने वाले एक्टर्स को बड़ी दिक्कत हो गई कि भाई इनको ऐसे इतने लाइंस क्यों दे दिए, भाई इनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, देखो इनके कैरेक्टर को कितने अच्छे कपड़े दिए हैं। वो मेरे लिए नहीं, आपस में भी मैंने लड़कियों को भी ये करते हुए देखा कि जाके उसके एक ईयरिंग एक्सचेंज करके वो वाली ईयरिंग ले लूँ, वो बैंगल ले लूँ। यानी सिवाय आपके आर्ट के आपको सारी चीजों की में इंटरेस्ट है। आपको ये इंटरेस्ट है कि उसको कौन से रंग के कपड़े दिए हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है उसको कैसे बाल दिए हैं, आपको ये इंटरेस्ट है कि उसको कैसी बैंगल्स दिए हैं। भाई अपने आर्ट को फाइंड कर लो और आप उसी के लिए जाने जाओगे एंड ऑफ द डे। सो दैट इज द थिंग, बट आई हैव नॉट फेस्ड दिस विद एनी ऑफ द बिग स्टार्स, डेफिनेटली। आजकल जैसे ओटीटी का टाइम है और लोग मैक्सिमम वेब सीरीज देखना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से काफी जैसे ये आजकल वेब सीरीज बहुत बोल्ड बन रही हैं, तो क्या ये फ्रीडम है या आपको लगता है ये चीप थ्रिल? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सी बोल्ड एक हद तक हमने एज किड्स या हमारे बच्चे होने से पहले जब आर्ट फिल्म बनती थी, पैरेलल सिनेमा बनता था, जैसे चक्रा फिल्म है और ये फिल्म है, उनमें भी बोल्ड सीन्स होते थे, लेकिन जहाँ नेसेसिटी हो। आजकल मुझे लगता है ओटीटी में जो गालियां बकते हैं 90% ऑफ द टाइम जरूरत ही नहीं है। गाली का इम्पैक्ट कब आता है जब वो या तो कोलोकियल लैंग्वेज हो, जैसे आप एक भाई को बता रहे हो तो वो उनकी जबान में ही गाली है, आप एक सरदार जी को बता रहे हो जो कोलोकियली गाली प्यार में भी दे देते हैं, पारसीज हैं प्यार में भी वो गालियां दे देते हैं, तो कोलोकियली आगे तो अच्छा लगता है। लेकिन अब इतनी फोर्स्ड हो गई कि बात बात पे बिना वजह गालियां ही बक रहे हैं, डायलॉग से ज्यादा गालियां सुन रही हूँ जहां जरूरत नहीं, फोर्स्ड लैंग्वेज हो गई है। गाली हैज बिकम अ नेसेसिटी फॉर नो रीजन एट ऑल। आप वही चीज इम्पैक्टफुल, आप जैसे हम शोले की बात कर रहे थे, हम शोले की बात कर रहे थे यार, आप महारानी देख लो सड़क की, इतना पावरफुल विलन, एक बिना गाली बके शोले में, एक बिना गाली बके सड़क में,
ये पावरफुल विलन्स इतना इम्पैक्ट छोड़ते कि बरसों बाद औरतें डरती थी महारानी के हाँ। नाम से। लड़कियां रात को निकलना बंद कर दिया था लड़कियों ने घर से Yeah. कि भाई कोई आपको उठा लेगा और प्रोस्टिट्यूट बना देगा। ये डर वो गालियों से नहीं आता, आपका इम्पैक्ट गालियों से आता ही नहीं है। कभी कभी आप गाली यूज कर, क्योंकि आपको लिबर्टी मिल गई है तो अच्छा आप गाली यूज कर लो, एक आध गाली यूज कर लो, तो गाली यूज कर लो, जहाँ जरूरत है वहां गाली यूज कर लो, साला, माँ की, ऐसे। जरूरी नहीं कि हर हर सेंटेंस में गाली, हर डायलॉग में गाली। समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों बेकार का मसाला डाल रहे हो जहाँ जरूरत ही नहीं है। और उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो कई जगह ऐसा होता है जहाँ बोल्ड सीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे भी वो सीन्स ऐड किए जाते हैं। वो अननेसेसरी, कभी कभी ऐसा फील होता है अननेसेसरी है। तो आई थिंक आपको क्या लगता है कि क्या मेकर्स को थोड़ा सा इस यानी चीज को फोर्स ना हो ना कोई भी हाँ। चीज। जब सी व्हेन यू सी 70s की आप फिल्म देखो तो आप हर बार लॉयन और मोना को देखते थे, तो आपको पता था कि दे हैव जस्ट हैड सेक्स और दे आर गोइंग टू, ओके, लेकिन वो दिखाया नहीं जाता था। Correct, पर correct. वो आपने इम्प्लाई कर दिया। That's a very good example. इट इज जस्ट आपने इम्प्लाई कर दिया कि ये हो चुका है या ये होने वाला है। हाँ. बस आपको कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समझदार है आपकी ऑडियंस, उनको इशारा काफी है। आप है जो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो ये सब करके। और आप करंट सिनेरियो देखेंगे तो पंचायत जो सीरीज आई है उसमें कुछ भी वैसा ना बोल्ड सीन है ना ऐसी गाली गलौज है, बट इट्स अ बिग हिट। पंचायत देखिए, आप गुल्लक देखिए। हाँ। इतनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत शो। गुल्लक का इंतजार करती हूँ मैं कि कब नेक्स्ट सीजन आएगा। इतना और इतना सिंपल, एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी। आप होम स्वीट होम है, ये आपने पंचायत तो ऑलरेडी कह दिया। तो ये सब शोज देखिए आप, ना गालीज है ना बेकार के। और ऐसे जरूरी नहीं है कि ये यूथ बेस्ड हो, तो आप दूसरे यूथ बेस्ड शोज देख लीजिए जो टीवीएफ के हैं। देयर इज परमानेंट रूममेट्स देख लीजिए, बेकार की गालियां और बेकार कोटा की फैक्ट्री देख लीजिए। ये उनकी जो सादगी है वो उसको आपने दिखा दिया ये कपल साथ में रहता है, माँ बाप को पता नहीं, माँ बाप आ जाएंगे। आपको पता है दो कपल अगर एक लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं तो बहुत कुछ करते होंगे, तो दिखाने की जरूरत नहीं है ना। खूबसूरती से आपने बात बोल भी दी और आंखों का पर्दा भी रह गया। दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, या सो दैट इज, आई थिंक इट इज जस्ट टू फोर्स नाउडेज, टू फोर्स। जहाँ जरूरत नहीं जबरदस्ती की गालियां डाली। तो गुलफाम ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, आपको रोल आपके टैलेंट की वजह से मिलते हैं या आपकी इमेज की वजह से? तो देखिए अंशुमन, पहले तो ये होता था कि आपको रोल पहला मिलेगा कैसे। तो मैं बिलीव करती हूँ आपको रोल किस्मत की वजह से आपको, कि मेरा पहला रोल मुझे कैसे मिला। मैं आपको ये कहती हूँ, मेरा पहला जॉब इन द इंडस्ट्री क्या था। मुझे बनना था, मुझे डायरेक्शन में जाना था। और जैसे मैंने कहा, वीना आंटी भी कह रही थी, नहीं बेटा अब तो हालात चेंज हो गए हैं। और उनके बेटे तो बिल्कुल ही कह रहे थे कि भाई फिल्म इंडस्ट्री हैज गॉट इट्स ओन अप्स एंड डाउन, क्योंकि उन्होंने देखा था अपने पेरेंट्स का राइज एंड फॉल एंड एवरीथिंग। फिर दूसरे भी जो फ्रेंड्स थे, तो देयर वाज नॉट एज मच एज एनकरेजमेंट एज मच एज डिस्करेजमेंट। प्लस आपकी इमीडिएट फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव थी। पापा को ये कहना है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, ये अपने आप में यानी बीड़ा उठा लेना है, यानी आपने सुपारी खाली खुद की, ये हद तक हो गया आपका। तो आपने पहले तो मुझे जाना था जब, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, उसने कहा कि अब डायरेक्शन में डायरेक्टली तो नहीं जानती, पर मैं किसी को जानती हूँ जो कॉस्ट्यूम्स सप्लाई करते हैं टीवी में। तो ऐसे मैं मिली राजेंद्र देवरा से, जो ऋतु देवरा डिजाइनिंग स्टूडियो के ओनर है। उनसे मिली तो उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ स्टाइलिस्ट का जॉब दे सकता हूँ। मैंने सर आप मुझे एंट्री दे दीजिए, मैं डायरेक्शन में घुस जाऊँगी। तो देखो गुलफाम, मैं पहले कहता हूँ मैं जॉब दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम यही करो। तो मैंने कहा सर ये करूँगी तो ईमानदारी से करूँगी। और मैंने 4 शोज हैंडल किए। 1.5-2 महीने में आई वाज फायर्ड फ्रॉम माय फर्स्ट जॉब एज अ स्टाइलिस्ट। क्यों, ये भी बताती हूँ मैं। ना ही इसलिए इस वजह से नहीं क्योंकि मैंने बेईमानी की, इस वजह से नहीं क्योंकि काम में खला हो गया, जिसे आप कहते हैं ना इनसिक्योरिटीज होती हैं, या कोई हो जाता है कि किसी का गुस्सा किसी पे निकल रहा है। क्रिएटिव को मैंने एक दिन पहले कहा था कि मेरा दूसरे दिन प्ले है, मेरी एक्टिंग में आई यूज्ड टू डू इट एज अ पैशन, मेरा प्ले है, लेकिन आज मैं सारे कपड़े रेडी करके विद एक्सेसरीज जाऊंगी। और सारे ड्रेसमैन वर वेरी सपोर्टिव, उनको सब बता दिया था। और मैंने कहा सिर्फ मेरा प्ले खत्म होगा फिर 11 बजे मैं आ जाऊंगी।
तो 4 घंटे जो है वो संभालना है। और उन्होंने कहा हाँ गुलफाम, डन। सुबह में 7:30 बजे उन्होंने राजेंद्र देवरा जी को फोन किया और कहा कि गुलफाम आई नहीं है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो मैं स्टेज पे जाने वाली हूँ और 10 मिनट पहले मुझे फोन आता है राजेंद्र देवरा जी के असिस्टेंट सुभाष जी का कि गुलफाम, राजेंद्र जी ने कहा आपको काम सीरियसली नहीं करना है, तो आप आके अपना हिसाब कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं तो अभी स्टेज पे जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने प्ले किया, प्ले के बाद सारा अपना सामान समेटा, राजेंद्र देवरा जी के ऑफिस गई। मैंने कहा सर ये मेरा हिसाब आप देख लीजिए। बोले तुम सॉरी कह के भी, मैं बोली क्यों कहूँ सॉरी जब मैंने गलती की ही नहीं, आई हैव डन माय वर्क। There was some other problem. Then the creative after that in the evening called him and said कि देखो मुझे किसी और का गुस्सा था, मैंने गुलफाम पे निकाल दिया। इन्होंने कहा तुम फिर से ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने नहीं सर, क्योंकि बेआबरू होकर कूचे से नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो सर उठाते ही निकलेंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, आपने कहा अपना हिसाब कर लो, तो हिसाब दे दीजिए मुझे, फिर बाद में देखा जाएगा। और विदाउट जॉब आई हैव लेफ्ट फ्रॉम देयर। मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया और पूछा कि मैं एक ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, चल रही? मैंने कहा मूड बहुत खराब, चलो चलते हैं। हम महालक्ष्मी गए, ट्रेन में लटकते लटकते, और वो ऑडिशन दे रही थी, बिल्कुल बैंड्रा की लड़की थी। उसे कह रहे काम वाली वाला, सपूबाई वाला, ऐसे पूछा करना थी। हाँ मैंने बोला रुक जा मैं बताती हूँ। और मैं वो कर रही हूँ, और जो कास्टिंग वाली लड़की थी, माधुरी था उनका नाम, उन्होंने वो कैप्चर कर लिया और उन्होंने डायरेक्टर को दिखा दिया। मुझे मेरी फर्स्ट एड मिल गई, 1.25 लाख पर डे। और अभी मेरी सुबह नौकरी गई हुई है जो 12,000 पर मंथ की। तो आप देख रहे हैं फर्क। तो किस्मत जो है ना ये ऐसे देती है। और मैं सोचती हूँ, मैं तो उस फ्रेंड आज भी कभी कभी मिलती हूँ उस क्रिएटर को, मैं तो कहती हूँ मेरे दिल से तो सिर्फ दुआ निकलती है, ना तो उस दिन बुरे मूड में हो, ना तो ये कहती, ना वो ये कहते। और उनकी जो बात मुझे लगी, अपना हिसाब, ये नहीं कहा कि भाई गुलफाम क्या हुआ क्यों नहीं गई, कहती है अपना हिसाब ले लो। तो भाई ये हिसाब जो है ना ऊपर वाले ने बैलेंस कर। और वो करते 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 जो मैं प्ले कर रही थी, उसमें मुझे नहीं पता था कि श्रीराम राघवन के असिस्टेंट आए हुए देखने। उनको मैं बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया। यहाँ बैक टू बैक मैंने 16 एड्स कर लिए। मुझे एक एड में अच्छा तो दूसरे एड में रिपीट कर लिया, ऐसे कर करके ऐड कर लिए और फिल्म मिल गई हसीना। आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर वो काम से काम मिलता गया, बात से बात बनती रही। और आपका एटीट्यूड अच्छा हो तो कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं रेकमेंड कर ही देगा। ऐड ही कर रही थी तब अनीता बाई जी थी जो अब नहीं रही। उन्होंने कहा गुलफाम तुम टीवी क्यों नहीं कहती? मैंने खुद करती। मैंने कहा मैं किसी को जानती नहीं। अच्छा इनको फोन करिए। और विशाल सूरी का नंबर मुझे दिया, मैंने विशाल सूरी को फोन किया और लिपस्टिक फर्स्ट शो मुझे उसी दिन कास्ट कर लिया गया। नेक्स्ट डे मैं गई शूट करने, और वो शो फ्राइडे को यानी बंद होने वाला था। ये मैं मंडे को गई, बोले कि 3-4 दिन का काम है। कोई बात नहीं सर, आई डोंट बिलीव इन बड़ा छोटा, अच्छा कैरेक्टर है, 4-5 दिन। बोली 4-5 दिन यानी पीस के करेंगे इस कैरेक्टर को, मुझे फनी है, हमें फनी नोट पे शो बंद करना है और लाइट नोट। आप ट्रस्ट करिए वेडनेसडे को एक्सटेंशन मिला है 52 एपिसोड्स का, और हमारा वो कैरेक्टर परमानेंट हो गया। और उसके बाद वो 1.5 साल तक चला। वो 52 के बाद चैनल भूल ही गया कि हमें इसको ऑफर करना, और वो शो चला। और उसके बाद बैक टू बैक मैंने रोज मूवीज के शोज किए। एंड इट्स जस्ट व्हाटएवर यू सी इज हिस्ट्री, देन एवरीथिंग इज व्हाट हैज हैपेंड। उसके बाद अब मुझे ना बोलना पड़ता है। एक शो खत्म होने के बाद मैं अपना वक्त लेती हूँ, अगर मुझे पसंद है तो करती हूँ, बीच में ट्रैवल भी करती हूँ। पर ऐसे हुआ है कि बैक टू बैक काम मिला है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरी हुनर की वजह से मिला है, क्योंकि मुझसे कई ज्यादा हुनरमंद लोग होंगे। ईमानदारी बेशक, मैं अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करती हूँ। मैं पूरी जी जान तोड़ के मेहनत लगा देती हूँ। कोई काम चोरी नहीं होती, कोई लेट आना नहीं होता, बहुत डिसिप्लिन से रहती हूँ। खाना पीना, रहना, लोगों से राब्ता, सब कुछ बहुत ईमानदारी से करती हूँ। और मुझे लगता है ये चीजें आपका चूल्हा चलाती रहती है। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। बहुत ईमानदारी से जवाब दिया आपने। नो ट्रू, बट दैट्स वेरी ट्रू। आपकी किस्मत का ना कोई लेके नहीं जा सकता है, वो आपको कैसे ना कैसे मिलेगा ही मिलेगा। इंडस्ट्री बहुत कमाल की रही है आपकी। अब मुझे नहीं पता था कि स्टेज जाने के 10 मिनट पहले मुझे कोई फायर कर रहा है, और मैं स्टेज जाने के बाद कोई बहुत बड़े डायरेक्टर का असिस्टेंट मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया। जिस ऑडिशन के लिए बुलाया था वो रोल नहीं मिला, पर उसी फिल्म में रोल मिला। ऑन फर्स्ट फिल्म विद श्रीराम राघवन एंड राम गोपाल वर्मा एंड खालिद मोहम्मद एज प्रोड्यूसर्स, और एंड मुरली जी एज द डीओपी, पूजा एज द राइटर। यानी आप लोग इसी चीज के लिए बॉम्बे आते हैं, इन चीजों के लिए आते हैं कि मैं वहां जाऊं तो मैं श्रीराम राघवन के साथ काम करूं।
मैं अनुराग कश्यप के साथ काम करूं, मैं नागेश कपूर के साथ काम करूं, और ये चीजें मुझ तक चल के आई हैं। तो सब्र और शुक्र तो जितना करो उतना कम है। True. यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट एंड बी थैंकफुल। एक भी मिनट का भूलो मत कि सुबह में उठो तो आपने नया दिन देख लिया, ये सबसे बड़ी नेमत है आज तो। Of course. आज लोग जैसे स्विच ऑफ हो रहे हैं, आपने एक दिन और देख लिया तो बस सर उठा के बोल दो थैंक You should always be thankful to God. He's very kind. अच्छा गुलफाम, जैसे आपके लिए बहुत डेस्टिनी ने बहुत कमाल का रोल प्ले किया है और सब लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है पॉसिबली, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज जो न्यूकमर्स आ रहे हैं, अब इंडस्ट्री काफी चेंज हो गई है, तो उनको क्या अडैप्ट करना चाहिए? मैं हमेशा आज ही नहीं, आज से 10 साल पहले भी जब यंगस्टर आते थे और बच्चे आते थे तो मुझसे बोलते थे कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं उनसे कहती थी नहीं, आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी। एक तो आपको रोल मिलना आसान नहीं, दूसरा उसको सस्टेन करना, ऊपर से इतने प्रेशर में काम करना आसान नहीं है। तो मैं उनको हमेशा कहती थी योर प्लान बी शुड बी एज स्ट्रांग एज प्लान ए। आप आए हो काम करने, किस्मत आजमाने हो, वेरी गुड, आप लेकिन अपने आप को एक वक्त दे दो, यू नो, एक डेडलाइन दे दो, फिक्स कर लो कि 1.5 साल में कुछ नहीं बन पड़ा तो मैं इसको हॉबी बना लूंगा, यानी एक्टिंग नहीं छोड़ूंगा, उसको हॉबी बना लो और काम कुछ और कर लो। क्योंकि मुंबई शहर, मुंबई जिसे कहते हैं, जितनी मोहब्बत करती है ना उतना ही आपको रुलाती है, क्योंकि आपको भूखा नहीं सोने देगी, लेकिन आपको हद से ज्यादा भी नहीं पाने देगी। आप कितना भी कमा लो, ये शहर बहुत देता है लेकिन उतना ही वापस भी ले लेता है। जितनी आपकी आमदनी है, आज अगर आपकी महीना ₹1,00,000 आमदनी है तो आपका खर्च होगा ना वो 95,000, लेकिन जिस दिन आपकी 5 लाख आमदनी होगी उस दिन 4,95,000 का खर्च करना। Correct. ये बहुत ही बेरहम शहर है, बहुत ही प्यार करने, और ये तिलस्मी शहर है। यहाँ जो आता है वो वापस जाता ही नहीं है, वो सक्सेसफुल हो नॉट सक्सेसफुल हो। मैं आपको एक एरिया की बात बताती हूँ, लोखंडवाला बैक रोड पे आप किसी से भी मिल लो, शायद बंदा कुछ नहीं कर रहा होगा, तो ना अभी सर से बात हुई, अनुराग सर की फिल्म की बात चल रही है, जेब में 10 रुपए होंगे लेकिन ख्वाब बहुत बड़े बड़े। अपने ख्वाबों को मत छोड़ो, बेशक मत छोड़ो, लेकिन आपका प्लान भी जो है ना वो पुख्ता होना चाहिए। मेरे पापा कहते थे कि आपका एक आर्ट होना चाहिए, एक ट्रेड होना चाहिए। जहाँ ट्रेड आपको फेल करेगा वहाँ आर्ट काम करेगा, आर्ट फेल करेगा वहाँ ट्रेड काम करेगा। आप अगर आपको पता है कि आपने ट्रेड यूज किया, आप एक्टर बनने आ रहे हो, नहीं बन रहा है ना, तो इसको अपना आर्ट बना लो, इसको हॉबी बना के साइड में रख दो, क्योंकि हर किसी को लगता है मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। कोई भी, मैं आज तक नहीं जानती हूँ कि सबसे बुरा भी एक्टर अगर कोई मिला है तो उसने ये कहा होगा कि मैम मैं बुरा एक्टर हूँ लेकिन बनना चाहता हूँ कुछ। वो ये कहते, मैं बचपन से यानी कॉलेज में भी ना, मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट प्राइज ही आती थी एक्टिंग में, लेकिन आज नहीं कर पा रही क्योंकि सिनेरियो अलग है। ये आपकी कॉलेज नहीं है, आपके कंफर्ट लेवल से बाहर है चीजें। ये आप मेंढक जो कुएं से निकल के आज बाहर आ गया, तो दुनिया बहुत बड़ी है, तो उसको देखते आपको एक सेकेंड एक प्लान बी होना बहुत जरूरी है। आपको इस पे पूरी तरह निर्भर होना बहुत जरूरी नहीं होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है कि आप टूट नहीं सकते, इसको आपको टूटने मत दो अपने आप को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है आजकल, या मैं लोगों को देखती हूँ बच्चे टूट रहे हैं, अगर ये चीज नहीं मिली तो अरे भाई है, हर रात के बाद सवेरा है, हर सुबह के बाद शाम है, और शाम भी उतनी खूबसूरत, सूरज दोनों मर्तबा खूबसूरत लगता है, सनसेट कहीं और होता है, सनराइज कहीं और होता है खूबसूरत, और बीच में जो दिन देता है वो भी बहुत खूबसूरत होता है, और रात नहीं होगी तो दिन का मजा भी नहीं होगा। तो फेलियर आएंगे, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बट डोंट ओनली रिलाई ऑन द ड्रीम्स, फिर तो आपको जिंदगी भर सोते ही रहना पड़ेगा ना। आपको जाग के भी कुछ काम कर दो, कोई ना कोई काम ढूंढो कि आप सस्टेन कर पाओ, आप रोटी कपड़ा मकान की टेंशन निकाल के कुछ कर पाओ अगर आप करो। और दूसरा, इसको दिमाग सर में मत घुसने दो, एक बार कुछ कर लिया, सक्सेस आ गई, आपने कुछ अच्छा कर लिया तो लोगों को लगता है आई हैव अराइव्ड। जिस दिन आपको लगता है आई हैव अराइव्ड, दैट टाइम यू विल बी थ्रोन आउट, उस दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। कितनी लंबी, कितनी बड़ी जर्नी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको ये आपके ख्वाबों को गिव अप मत करो, अपनी जिंदगी पे गिव अप मत करो, अपने टैलेंट पे गिव अप मत करो, अपने ट्रेड पे गिव अप मत करो, और अपने आप को पुख्ता बना लो कि आप अपने आप को चला सकते, बस। तो ये इस पे भी मत निर्भर हो गया, अरे हाँ गुरफाम मैम ने तो बात रिश्वत की बात देखा, मैं वो भी नहीं होता।
अगर आज मैं भी हाथ पे हाथ रखे तो फिर तो मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ सकती हूँ और कह सकती हूँ शाहरुख खान के ऑपोजिट आएगा तो फिर रोल करूँ। किस्मत अच्छी है भाई, इतना मैं आई डोंट टेम्प्ट माय फेट, जो मिलता है सर आंखों पर मैं फायदा भी नहीं उठाती हूँ अच्छी किस्मत का, वो उठाना भी नहीं चाहिए क्योंकि कभी पता नहीं पलट जाए, रूठ जाए, तो क्या तो उससे अच्छा जो भी मिला सर आंखों पे, लेकिन कोशिश और मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है हुनर के साथ साथ। एक्चुअली आपकी बातें, आपकी थॉट्स ऐसी हैं, ऐसा लग रहा है बस सुनते जाएं हाँ। और आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है जो इमेज से नहीं कंटेंट पे काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे लाइट्स कैमरा मस्ती पे आ जाएं Thank you और so much. इतनी Thank you. Thank you, valuable really, insights thank you आपने so share much. की। Thank you so much. It was a immense pleasure to be here. Thank एक you. एक एक वो आप वो माँ वाला कुछ बोल रहे थे ना, माँ कौन अच्छा एक्टर होता है? हाँ, तो मैं कह रही थी कि हम जब कैजुअली बात कर रहे थे तो मैं ये कह रही थी कि भाई देखो ऐसे नहीं कि एक्टिंग कहीं से सीखी जा सकती है, या तो आप एक्टर हो या नहीं हो, और दूसरी चीज आपने जिस दिन कन्विक्शन से माँ को झूठ बोल दिया ना, क्योंकि माँ तो झूठ पकड़ लेती है, लेकिन कन्विक्शन से बोल दिया और अपने अपनी माँ को झूठ भेज दिया, यानी आप एक्टर। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये भाई बहुत अच्छा एक्टर है, ये एक्टर नहीं है। एक्टर तो या तो आप हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, नहीं। कितना भी सिखाएंगे बीच का आपको रास्ता नहीं है। और मैं आई डोंट बिलीव इन, अभी जो लोग बहुत सारा ये भी बोल रहे हैं ना कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा, भाई किस्मत आपको या आपको आप आपकी पेरेंटल प्रेशर या इन्फ्लुएंस आपको एक जॉब दिला सकता है, लेकिन फैन फॉलोइंग तो फिर आपको आपके हुनर से किस तरह से, करेक्ट, वरना तो फिर हमने कहा ना देखा है सितारों की गर्दिश में। It's that. सुपर, Thank you थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much. तो ये था बोल्ड, ऑनेस्ट, नो नॉनसेंस एपिसोड। गुलफाम ने बताया कि असली स्ट्रेंथ सच्चाई में होती है। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ बनता है असली बॉलीवुड सिर्फ लाइट्स कैमरा मस्ती पर। और देखना मत भूलना क्योंकि अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। सो कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।